नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 3.3 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं इन सभी प्रश्नों के हल को, इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और इसमें दिए गए प्रश्नों को पढ़ के समझते हैं, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को देखने से पहले खुद से इन प्रश्नों को पढ़ के समझिए और खुद से हल करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 1 को पढ़ के समझते हैं, उसके बाद इसे हल करने का हम प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इस चीज़ को जानना आवश्यक है। और किसी भी समीकरण युग्म के हल क्या होते हैं, इस चीज़ को जानना आवश्यक है। यदि ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें पहचान रहे होंगे। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को मिला के, यानी कि ये दो हैं तो इसको हम रैखिक समीकरण युग्म बोल सकते हैं। और इस युग्म का हमें हल ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि एक बीजगणितीय विधि है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का। बीजगणितीय विधि कैसे है, यदि आपको याद होगा तो इससे पहले हम लोगों ने जो अध्याय 3.2 किया है उसमें हम लोगों ने जो भी प्रश्न किए हैं ग्राफीय विधि से हल किए हैं। और ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि ये दो प्रकार होते हैं किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के। ग्राफीय विधि तो हम सीख चुके हैं, अब इस अध्याय से हम बीजगणितीय विधि सीखेंगे। ये जो बीजगणितीय विधि होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि होता है विलोपन विधि और तीसरा एक होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये 3 विधियां होती है बीजगणित की। जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। चलिए सीखने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ। यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो हमें हल दिया हुआ है इस हल का मतलब क्या होता है। अर्थात जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका हमें हल ज्ञात करना है, तो हल से हमारा क्या मतलब है। तो हल से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो चर में रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, तो इस चर के ऐसे मान x और y के ऐसे मान जिनको यदि हम इन दोनों समीकरणों में रखेंगे तो ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, किसे, उस x के मान को और y के मान को एक साथ इस समीकरण का हल कहेंगे। तो हमें पता चल गया कि हल क्या है और प्रतिस्थापन विधि क्या है। एक बीजगणितीय तरीका है जिससे हम क्या करेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। अब यहाँ पे हमें सीखने की बारी है कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हुए हम सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। हम किसी एक समीकरण को लेंगे, ये दो चर में दिया हुआ है तो किसी एक समीकरण को यहाँ पे हम लेंगे। जैसे समीकरण 1 को ही ले लेते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर का 14 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि दोनों चर में से किसी एक चर का मान हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, हम क्या करते हैं कि x को बराबर के इस साइड रखते हैं और बराबर और 14 - y लिख लेते हैं। ये x का मान हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो x बराबर 14 - y हो गया और x के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं अगर कहीं हमसे बोला जाए तो। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि y के मान को भी हम लिख सकते हैं इसी समीकरण से, y बराबर 14 - x भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक चर को दूसरे चर के पद के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो x को y के पद में लिखा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो y को हमने x के पद में लिखा है। किसी एक को दूसरे के पद में हम व्यक्त कर सकते हैं। ये बात पहली स्थिति हो गई। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको हम समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने x का मान ज्ञात किया है इस x के मान को उठा के इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ध्यान दीजिएगा कि समीकरण नंबर 1 में हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से ये स्थिति प्राप्त की है, इसलिए हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। हम इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। अगर 2 से ये स्थिति प्राप्त करते हैं तो समीकरण 1 में ले जाके रखते हैं। अब यहाँ से हम लिख भी लेते हैं कि x बराबर 14 - y समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
पर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। हमें समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 को अगर हम देखें तो समीकरण 2 हमें दिया हुआ है x माइनस का y बराबर का 4, यही है समीकरण 2। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। हमें इस x के जगह पे अगर हम चाहें तो समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस वाई बराबर नहीं, यहाँ पे एक और माइनस वाई है, बराबर का 4। इसको हम सरल करेंगे और तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो समीकरण है, समीकरण 2 पहले 2 चर में था, अब ये 1 चर में बन चुका है। तो 1 चर में बन चुका है तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो 14 माइनस 2y माइनस वाई 2y बराबर का 4 हो जाएगा। इसको और अगर हम सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर 14 माइनस का 4। यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये 10 के बराबर हो जाएगा, यानी कि y बराबर 10/2 यानी कि हम 5 ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चर का मान हमने ज्ञात कर लिया है, अब हमें दूसरे चर की मान ज्ञात करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो y का हमने मान प्राप्त किया है, इस y बराबर 5 को हम यहाँ पे समीकरण 3 में रख सकते हैं या समीकरण 1 में रख सकते हैं। एक ही बात है, क्योंकि समीकरण 3 को हमने 1 से ही प्राप्त किया है। हम चाहें तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और x का मान प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 में रख देते हैं y बराबर 5, समीकरण 3 में हम रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 14 माइनस वाई का मान 5 है तो ये हो जाएगा, तो 14 माइनस 5 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या ज्ञात किया कि x बराबर 9 प्राप्त हुआ और y बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ, यानी x और y के मान हमने ज्ञात कर लिए। और यही जो दोनों मान हमने प्राप्त किए हैं, x के और y के मान, यही इस समीकरण युग्म के हल होंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो रख के चेक कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि हल क्या होता है, हल x और y के ऐसे मान जिनको अगर इस समीकरण में रखें तो वो संतुष्ट हो जाए, वही हल कहलाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, x बराबर 9 और y बराबर 5 इस समीकरण में रखते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 + 5 14 हो जाएगा, यानी कि 14 बराबर 14 दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, यानी कि ये सही है। दूसरे समीकरण में x बराबर 9 माइनस y बराबर 5 रखेंगे तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि RHS में दिया हुआ है 4, यानी कि ये भी संतुष्ट हो रहा है। यानी कि इस रैखिक समीकरण युग्म के x बराबर 9 और y बराबर 5 क्या है, हल है। ये तो मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि समझाया है। इसके आगे वाले प्रश्न में हम क्या करेंगे, भाषा के साथ लिखते हुए ऐसे चलेंगे और हल भी करेंगे, ताकि एग्जाम में वैसा आप लिखें तो आपको नंबर प्राप्त हो सके। यहाँ पे हमने प्रतिस्थापन विधि को समझा है। चलिए अगले प्रश्न को करेंगे और क्लियर हो जाएगा, उसके अगले प्रश्न को करेंगे और क्लियर हो जाएगा। जितने ज़्यादा प्रश्नों को करेंगे प्रतिस्थापन विधि उतना हमारा सही होता चला जाएगा। हम यहाँ पे इस प्रश्न को करते हैं, 1 नंबर का 2 नंबर प्रश्न है, इसको हम करना प्रारंभ करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद इसको हम हल करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं, इस समीकरण 1 से हम यहाँ पे s माइनस टी बराबर 3 को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर 3 प्लस का t। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 3 से जो समीकरण हमें 3 प्राप्त हुआ है, समीकरण 3 से हम जो s का मान हमने प्राप्त किया है, इस s के मान को हम समीकरण 2 में ले जाके यहाँ पे रख देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, या आप लिख सकते हैं रखने पर, करने पर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि समीकरण 2 में रखेंगे, ना कि समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने समीकरण 1 से ही इसको प्राप्त किया है तो उसमें ले जाके नहीं रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, s/3 प्लस का t/2 बराबर का 6 है। इसको अगर हम इसके मान को, s के मान को रखते हैं तो 3 + t/3 प्लस का t/2 बराबर का 6 होगा। इसको अगर हम और सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, 3 दूना 6, यानी कि 2 में अंश में गुणा होगा तो 3 दूना 6 प्लस का 2t प्लस 2 3 6, यानी और 3 गुणे t, 3t हो जाएगा, बराबर का 6 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो ये क्या बनेगा, 6 प्लस का 5t, 3t प्लस 2t 5t बट्टे का 6 बराबर 6। इसको और सरल करेंगे तो 6 प्लस 5t बराबर का 36 होगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे
कि 5t बराबर 36 माइनस का 6 यानी कि 30, इसलिए t बराबर 30/5 यानी कि 6। हमने t का मान ज्ञात कर लिया। यहाँ पे हमें t का मान ज्ञात हो गया 6 के बराबर, t बराबर 6 हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि t के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। किसी एक में रख के हम s का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण में 3 में रखना हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि s बराबर, अब t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अगले पेज पे चलते हैं। ये क्या है समीकरण, s बराबर 3 प्लस का t है। यहाँ पे हमें t के जगह पे 6 रखना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस का 6 यानी कि 9 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लिख देंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये मान प्राप्त हो गए। और यही दोनों मान s बराबर 9 और t बराबर 6 इस समीकरण युग्म के जो हमें दिया हुआ है इसके हल होंगे। तो हल हमने ज्ञात कर लिया। उम्मीद है कि प्रतिस्थापन विधि आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। किस प्रकार के प्रश्नों को लिख के हम कैसे हल करेंगे ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हल। 3 नंबर का हल है। यहाँ से हम समीकरण 1 ले सकते हैं या समीकरण 2 लग सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। दोनों प्रश्नों को पिछले हमने समीकरण 1 से हल किया है, इसको हम क्या करते हैं समीकरण 2 को लेके हम हल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए जो आसान होगा उसी को लेके करना होता है। क्या लगता है कि इसमें से किस समीकरण से हम एक चर का मान निकाल सकते हैं दूसरे चर के रूप में। तो हमें समीकरण 1 ही दिख रहा है, तो हम समीकरण 1 भी यहाँ पे लेके चलते हैं। आगे चल के हम समीकरण 2 भी लिख के आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है। इससे हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि इसको हम RHS में ले जाएंगे तो ये प्लस y हो जाएगा, और इस 3 को हम LHS में लेके आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस का 3, और इसको हम समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। इसके आगे हम क्या लिखेंगे इस चीज़ को भी समझ लीजिए। यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, इसको यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं ताकि प्रश्न अलग दिखे और हम जो हल कर रहे हैं वो अलग दिखे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर भी हम लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 हमें क्या, समीकरण 2 हमें क्या है, 9x माइनस का 3y बराबर का 9 हमें ज्ञात है। इसमें हमें क्या क्या रखना है, y बराबर 3x माइनस का 3 रखना है। तो पहला पद 9x ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस का 3 गुणे y का मान क्या है, 3x माइनस का 3 बराबर क्या होगा, 9 होगा। इसको हम आगे चल के सरल करते हैं। सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9x माइनस का 3 के 9x माइनस 3 प्लस 9 बराबर का 9 प्राप्त होगा। इसको जब हम सरल करेंगे आगे तो आगे हमें क्या प्राप्त होगा, 9x से माइनस 9x कट जाएगा तो 9 बराबर 9 हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, y का मान हमने x के रूप में निकाला। इस y के मान को इस समीकरण 2 में हमने रखा। 2 में रखने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ और उसको सरल किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। इस समीकरण को अगर हम देखें यहाँ पे माइनस 9x और 9x को ना काटें तो ये एक चर x में एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ से तो हमें x का मान प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हमें x का मान यहाँ से प्राप्त नहीं हो रहा है और ना ही हम y का भी मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम संबंध को देखें तो 9 बराबर 9 लिखा हुआ है, यानी कि सत्य है, 9 9 के बराबर ही होता है। यानी कि ये जो कथन बन रहा है, ये जो कथन बन रहा है या स्थिति बन रही है, ये क्या है, सत्य है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊँगा और कुछ चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे देखिए, इन दोनों समीकरणों को हम ध्यान से देखते हैं। ये दोनों समीकरण क्या दिए हुए हैं, 3x माइनस का y बराबर का 3, दूसरा समीकरण 9x माइनस का 3y बराबर का 9 दिया हुआ है। यहाँ पे यदि हम क्या करें कि a1 बट्टा a2 का मान निकालें तो 3/9 यानी कि 1/3 प्राप्त होगा।
b1/b2 का अगर हम मान निकालें तो -1/-3 यानी कि 1/3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से c1/c2 निकालें, c1/c2 तो -3/-9 प्राप्त होगा जो 1/3 के बराबर बनेगा। यहाँ पे हम तीनों को देख रहे हैं कि 1/3, 1/3 और 1/3 है, यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि a1/a2 लिख लेते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। ये स्थिति बन रही है। और इस स्थिति में जो समीकरण का ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होता है? समपाती होता है। इसको हम कहें तो संगत समीकरण युग्म होता है। और संगत समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो इस समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे तो हम यहाँ से हल को नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि इसके परफेक्ट हल क्या होंगे। इसको हल ज्ञात करने के लिए एक बिंदु अगर हम ज्ञात करना चाहें कि x का कुछ मान हो और y का कुछ मान हो जो इसका हल हो, इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिएगा, इस स्थिति के लिए हम लिखते हैं कि ये जो हमें समीकरण प्राप्त हो रहा है, ये समीकरण, इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 4 प्रत्येक x के मान के लिए क्या होगा? संतुष्ट होगा। प्रत्येक x के मान के लिए संतुष्ट होगा। क्या होगा? संतुष्ट होगा। प्रत्येक x का मान, अगर कोई भी इसमें x का मान रखेंगे इस समीकरण में तो ये संतुष्ट होगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस x के मान को यदि इस समीकरण में हम रखेंगे तो y का जो संगत मान प्राप्त होगा वो अनेक प्रकार से प्राप्त होगा। जैसे कि इसमें x का मान 1 रखेंगे तो भी संतुष्ट होगा। तो 1 रखने के बाद इसमें अगर 1 रखेंगे तो y का जो मान प्राप्त होगा वो भी इसका हल होगा। अगर यहाँ पे x की जगह पर हम 2 रखते हैं तो संतुष्ट होगा। तो इसमें अगर हम यहाँ पे 2 रख के देखेंगे तो y का जो मान होगा वो भी इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा x और y के मान को। यानी कि इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हम ये लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर 3 आपको समझ में आया होगा कि ये प्रश्न कैसे हम हल करेंगे। इसी प्रकार के लिए यहाँ पे आप ये भी जानते चलिए कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी स्थिति अगर समानांतर रेखाओं के लिए बने कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इसके द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर होंगी, इसका भी कोई हल नहीं होगा। तो कैसे हल ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे हमें जो कथन प्राप्त हुआ है 9 = 9, ये तो सत्य है। हमारा जो इस स्थिति में कथन प्राप्त होगा वो कथन क्या होगा? जैसे कि मान लेते हैं कि 9 = 5 आ जाएगा। तो 9 5 के बराबर होता है क्या? नहीं होता है। यानी कि इस स्थिति में जो कथन हमारा बन रहा है ये क्या है? असत्य है। तो असत्य जिस स्थिति में कथन आएगा या स्थिति ऐसी बनेगी कि असत्य बन रही हो, उस स्थिति में समानांतर रेखाएं होंगी और हम लिख देंगे कि इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म है वो असंगत है और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस स्थिति में हम चाहे तो संगत भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि 3 नंबर प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हम 4 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं और 4 नंबर प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? हल लिख लेते हैं और इसको हम हल करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव में दिए हुए हैं x के गुणांक और y के गुणांक, यानी कि चर के गुणांक दशमलव में दिए हुए हैं और जो अचर पद है वो भी दशमलव में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे दोनों समीकरणों में 10 से गुणा कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 में भी और समीकरण नंबर 2 में भी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक एक अंक के बाद ही दशमलव है, यानी कि हम चाहें तो प्रत्येक पद को 10 से भाग दे सकते हैं या हम चाहें तो पूरे समीकरण में ही 10 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या समीकरण बन जाएगा? यहाँ से ये समीकरण बन जाएगा 2x + का 3y बराबर का 13। इसको समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं या इसको हम कह देंगे कि समीकरण नंबर 1 है। आप अगर लिखना चाहें तो इसको अगर समीकरण नंबर 1 ना माने तो आप इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं कि 4x + का 5y बराबर का 23। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान सकते हैं। अब यहाँ से हम समीकरण 1 से क्या ज्ञात करेंगे? समीकरण 1 से हम या तो x के मान y के रूप में ज्ञात कर सकते हैं या y के मान x के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो इस समीकरण में हम क्या करते हैं? y का मान ज्ञात करते हैं, ना कि x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? 3y बराबर 13 - 2x, या चाहे तो हम इसमें पहले समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से इसको अगर हम और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? y का मान आ जाएगा 13 - 2x/3। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी अगली स्थिति में कि अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण
किस में रखने पे, 1 से हमने ज्ञात किया है तो 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखने पर जब इसमें इसका हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है हमारे लिए, 4x प्लस का 5y बराबर का 23 समीकरण नंबर 2 है। तो इसमें हम क्या रखेंगे, y के मान को रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 5 गुणे 13 माइनस 2x बट्टे का 3 बराबर का 23। इसको सरल करते हैं तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 13 पाँचे 65 माइनस का 5 दूना 10 x बट्टे का 3 बराबर का 23। इसको और सरल करेंगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा, यानी कि जाती है 12x प्लस 65 माइनस का 10x बट्टे का 3, या इसमें हम क्या कर सकते हैं 23 में गुणा कर सकते हैं, तो 3 के 9 3 दूना 6, ये हो गया 69। यहाँ से अगर हम देखें इसको और सरल करें तो प्लस का 12x माइनस का 10x, ये क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा बराबर का 69 माइनस का 65, यानी कि 4 के बराबर होगा। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 4/2 यानी कि 2 के बराबर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट 2 लिख लेते हैं। x बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब इस x के मान को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम समीकरण 1 में रख दें, या समीकरण 2 में रख दें, या समीकरण 3 में रख दें। तो यहाँ पे हम समीकरण 3 में हमें आसानी से दिख रहा है कि y का मान हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा यदि हम x के मान को यहाँ पे रख दें तो चलिए उसको हम रखते हैं। तो इसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे जाने के बाद हम y बराबर क्या लिख देंगे, 13 माइनस 2x बट्टे का 3, यही है ना 13 माइनस 2x बट्टे का 3। इसमें हम x के मान को क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 13 माइनस 2 गुणे 2 बट्टे का 3, यानी कि 13 माइनस 4/3 यानी कि 9/3। तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 2, y बराबर 3 हमें प्राप्त हुआ। ये x के मान और y के मान इस समीकरण युग्म के क्या हैं, हल हैं, और प्रतिस्थापन विधि से इसको हमने हल कर लिया। तो उम्मीद है कि प्रतिस्थापन विधि आपको और आसान लगने लगा होगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं और अगले प्रश्न को करते हैं। अब हम 5 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि शायद दिख रही है। ये जो चीज़ होगा ये रूट केवल 8 पे होगा, ना कि 0 और बराबर पे भी होगा। ये थोड़ी सी टाइपिंग त्रुटि हो गई है। यहाँ पे समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है। इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से कुछ हम एक चर के मान को दूसरे चर के रूप में प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 2 से इस बार हम प्राप्त करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, √3x माइनस का √8y बराबर का 0 दिया हुआ है। तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं तो x बराबर √8y बटे √3 लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में, यहाँ पे 2 से हमने प्राप्त किया है तो समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, √2, x का मान क्या है √8 बट्टे √3 और गुणे y प्लस का √3y बराबर का 0। इसको हमें हल करना है तो इसको हम और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएंगे। यहाँ पे √2 नहीं होगा मित्र, यहाँ पे हमने गलत लिखा है, यहाँ पे होगा √3, 8/√3 है, √8/√3 है। तो ये क्या हो जाएगा, √16/√3y प्लस का √3y बराबर का 0। इसको जब हम देखेंगे, इसको और सरल करेंगे तो y कॉमन आ जाएगा। तो √16/√3 प्लस का √3 दिया हुआ है बराबर का 0, यानी कि y का मान यहाँ से हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब इस y बराबर 0 को आगे लिखेंगे कि पुनः y बराबर 0 को समीकरण 3 में रखने पे, तो समीकरण 3 में अगर इसको हम ले जाके रखते हैं यहाँ से इसमें, तो ये क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखेंगे हम तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा √8/√3, y का मान क्या है गुणे 0, यानी कि x बराबर भी हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं और इसे हल करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल, और ये भी लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमें क्या दिया हुआ है,
x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर का 13/6। आप चाहें तो समीकरण 1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम इस स्थिति में समीकरण 2 को ले रहे हैं। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो x बटा 3 बराबर 13/6 माइनस का y बटे 2 होगा, और ये 3 उधर जाकर गुणा में हो जाएगा। तो इसको और सरल करके हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। ये क्या बन जाएगा, x बराबर 3 गुणे 13/6 माइनस का y बटे 2। इसको सरल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 13/2 माइनस का 3y बटे 2। इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यानी कि 13 माइनस 3y हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम पूरे को मिटा के हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं यहाँ तक, और इस चीज़ को हम यहाँ पे सरका देते हैं, इसके बराबर लिख लेते हैं, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। हमने क्या ज्ञात किया, समीकरण 2 से ये लिखा समीकरण 2, इसको सरल करके हमने ये ज्ञात कर लिया, x के मान को ज्ञात किया है y के रूप में, और इसको समीकरण नंबर 3 हमने मान लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से हम समीकरण 1 में ले जाकर रखेंगे, ना कि 2 में ले जाकर रखेंगे, क्योंकि 2 से हमने ये प्राप्त किया है, तो इसको हम 1 में ले जाकर रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3/2 x माइनस का 5/3 y बराबर का -2। इसमें हम x के मान को क्या रखेंगे, 13 माइनस 3y बटे 2, 3/2 गुणे 13 माइनस 3y बटे का 2, और इसके आगे क्या है, प्लस का माइनस का 5/3 y बराबर का -2 है। इसको सरल करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें दिखे। इस यहीं पे हम क्या कर सकें, दूसरे मान को भी लिख सकें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं, तो 13 39, कलर चेंज कर लेते हैं, 13 39 माइनस का 3 के 9y बट्टे का 4 माइनस का 5/3y बराबर का -2। इसको और सरल करते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12, यानी कि 3 से गुणा करेंगे तो 39 गुणे 3, 29 27 के साथ हाथ में 2, 3 के 9 2 11 117, माइनस का 3 से गुणा करेंगे 9 के साथ, तो 29 27 y माइनस का 3 चौका 12, यानी कि 4 5 20y बराबर का -2। इसको और आगे सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 117 माइनस का 20 और 27 क्या हो जाएगा, 47y बट्टे का 12, या बट्टे का 12 को ना लिख के उधर हम ले जाकर गुणा कर देते हैं, तो 12 दूना 24 -24 हो जाएगा। इसको और हम सरल करेंगे, -24 को इधर लेके आते हैं, -47y को उधर लेके जाते हैं, तो 117 प्लस 24 बराबर का 47y। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 के 1, हाथ में 1 2 2 4, यानी कि 141 हो जाएगा बट्टे 47y। यहाँ 7 3 के 21 और 4 3 12, 2 14 हो जाएगा, यानी कि y बराबर हम लिख सकते हैं 141/47, यानी कि ये 3 बार में कट जाएगा। ये कट गया 3 बार में, यानी कि y का मान क्या प्राप्त हुआ, हमें 3 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, पुनः y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ से जब हम y बराबर 3 समीकरण 3 में रखेंगे तो y x का मान क्या प्राप्त होगा हमें, इसको भी चलिए लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में क्या है, बट्टे 2 है। यहाँ पे रखते हैं y का मान, तो 13 माइनस 3 गुणे 3 बट्टे का 2, यानी कि 13 माइनस 9 बट्टे 2, यानी कि 4/2। इसको सरल करेंगे तो x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 इस समीकरण युग्म के क्या हैं, हल है। आप चाहें तो इसे रख के भी देख सकते हैं कि इस समीकरण युग्म के ये हल होंगे, जांच सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 नंबर प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे। उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है ये आपको समझ में आया होगा। 1 नंबर प्रश्न में 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको क्या होंगे, समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।